हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार में वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी 12th क्लास का 15th चैप्टर, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो बच्चों, कैसा लग रहा है आपको ये चैप्टर पढ़ना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा क्वेश्चन यही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपके कमेंट बॉक्स में बहुत ही कम कमेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमें यहाँ समस्या आ रही है, या तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर आपके ऊपर से जा रहा है। तो बच्चों, जो भी समस्या है या जो चीज़ें समझ में आ रही है, ताकि आप मुझे बताएं, ताकि मैं और अच्छे से, कोई भी आपको लग रहा है स्पीड कम करनी है या थोड़ा और डायग्रामेटिकली समझना है या कुछ और तरीके से समझना है, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वाहक भाग 2 में। क्लियर? क्लोनिंग वाहकों का चयन। देखो, सबसे पहला स्टेप था हमारा, हमें देखना था कि जो हमारा वांछित जीन है उसको हम पहचानें और उसका पृथक्करण करें, जिसमें अपन ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को पढ़ा था भाग 1 के अंतर्गत। अब हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट कि क्लोनिंग वाहकों का चयन। अब अपन देखेंगे जो वेक्टर आया था अपने पास, भैया तुमने क्या करा, ये काट लिया। अब इसको काट करके किसी में तो इंसर्ट करोगे, ये इसको लेकर के जाएगा, ये वाहक लेकर के जाएगा और इस ऑर्गेनिज्म में जाएगा। ये लो गया, ये ऑर्गेनिज्म है और ये वाहक है जो इस वाले टारगेट एंजाइम को, जो वांछित जीन है, उसको लेकर के आया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्लोनिंग वाहक का चयन भी बहुत जरूरी है कि प्रॉपर वाहक होना चाहिए। भैया तुम्हें जाना है बहुत दूर जाना है, तो तुम अपने क्या मतलब तुम्हें मान लीजिए यहाँ से जोधपुर जाना है, जयपुर से जोधपुर जाना है, तो तुम क्या अपनी बाइक लेकर के निकलोगे हैं, या फिर तुम बस में जाओगे या ट्रेन में जाओगे, है ना, जो भी। तो तुम सुविधा के हिसाब से वाहक यूज करोगे ना, कि भाई हमें बहुत लंबा सफर है तो ट्रेन ज़्यादा इजी रहेगा, या फिर बस। बाइक चलाओगे तो थक जाओगे, बीमार भी हो सकते हो। तो तुम क्या कर रहे हो कि जो साधन तुम यूज ले रहे हो, तुम उसका चयन कर रहे हो ना अपने अकॉर्डिंग। वैसे ही यदि अपन को जो डिजायर जीन है, हमारा जो टारगेट जीन में यदि उसको इंसर्ट कराना है, तो हमें प्रॉपर वेक्टर चाहिए होता है, उस प्रॉपर वाहक का चयन करना पड़ता है। क्लियर बात? समझ में आ गई वाहक का चयन क्यों आवश्यक है? वांछित जीन को पृथक्कृत करने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है, एक हमें वाहक की या वेक्टर की, वाहक को बोलते हैं अपन वेक्टर की। अब मैं वेक्टर बोलूं तो समझ जाना, एक वाहक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। जो वेक्टर तुम्हें चाहिए, जो वाहक तुम्हें चाहिए, उसकी भी तो क्वालिटी होती है। उसमें कितना पेट्रोल आएगा, क्या उसका जो माइलेज है वो उतनी दूरी तक लेगा, है ना, कितने दिन कितने टाइम तक अपन उसको रन कर सकते हैं, इतनी दूरी तक ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से इस वेक्टर्स का, इस वाहक के भी कुछ गुण होते हैं जिसके आधार पे हम इसको चूज करते हैं। यह परपोषी कोशिका में पुनरावृत्ति के लिए, है ना, ये जो हमारी परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका कौन सी है? ये रही, ये है हमारी परपोषी कोशिका। ठीक है, परपोषी कोशिका में ये क्या करे, जब ये चला जाए तो ये अंदर क्या करे, गुणन कर सके। ठीक है, बहुत सारा गुणन कर सके, यह परपोषी में आसानी से प्रवेश कर सके, यह आराम से इस परपोषी कोशिका में प्रवेश कर सके। ठीक है, और फिर क्या कर सके, पुनः पृथक्कृत भी हो सके। जब इसका काम हो जाए तो ये वाहक वापस से बाहर भी आ जाए। 3 चीज चाहिए, आसानी से अंदर चला जाए, अंदर जाकर के गुणन कर ले, गुणन करने के बाद इसका काम खत्म हो जाए तो ये बाहर भी आ जाए। ये एक क्या है, जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, जो हमारा क्लोनिंग वाहक होता है, उसकी ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो ये गुणवत्ता है। क्लियर बात? वाहक अणु में विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट्स तो होनी चाहिए। कट कहां से करोगे? ये वाहक है, यदि तुम रिस्ट्रिक्शन काटने नहीं दोगे तो अंदर एंटर कैसे करेगा, अंदर जाएगा कैसे, जुड़ेगा कैसे, लाइगेट कैसे होगा? ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। स्पेसिफिक साइट होती है ना, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, उसको रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आसानी से तोड़ सके, ऐसे साइट्स भी तो चाहिए हमको। तोड़ेगा कहां से? आ रही, यदि तुम यहाँ पर कोई साइट ही नहीं दोगे तो यहाँ पर कट कैसे होगा बच्चों? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो साइट्स होती हैं वो हमें चाहिए, या रिस्ट्रिक्शन साइट्स हमें यहाँ पर चाहिए होती है।
प्रतिबंध स्थल पर विजातीय डीएनए का निवेश आसानी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो तुमने सेगमेंट कट किया है ये दूसरी कोशिका में आराम से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? भैया इसके डीएनए से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये भी देखना हमें जरूरी है। ठीक है, इनमें एक चिन्हित स्थल मार्कर साइट होती है। ठीक है, ये इसकी है रिस्ट्रिक्शन साइट। रुको एक मिनट, डायग्राम समझ लो। ये क्या है इसकी? प्रतिबंध स्थल है ना, ये इसका क्या है? प्रतिबंध स्थल है। ये क्या है? सिलेक्शन मार्कर, यानी कि क्या बोला है तुम लोगों ने? चिन्हित स्थल है ना। ये है इसका चिन्हित स्थल, जहां पर तुम मार्क करोगे। और ये मार्कर देखो, तुम मार्कर समझ लो पहले, है ना। मार्कर क्या होते हैं? जैसे तुम्हारे पास एक बुक है ना, तुम उस हाइलाइटर जानते हो ना, हाईलाइट करते हो, नियॉन कलर से हाईलाइट करते हो ना अपनी उसमें, तो वो हाईलाइट कर दिया, उस चैप्टर को तुमने पढ़ा और हाईलाइट कर दिया। थोड़े समय बाद जब तुम बुक खोलोगे और चैप्टर में हाईलाइट है, तुम्हें याद रहेगा कि ये लाइन पर हमें ज़्यादा जोर देना है, हाँ है ना, या ये लाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। वैसे ही बच्चों यहाँ पर क्या होता है? ये मार्कर होता है। ये मार्कर क्या होता है? जहां पर कट किया है तुमने, ये उसके साथ जुड़ा रहता है। अब ये जुड़ा रहेगा। एक मिनट रुको, यहां देखो, मान लीजिए ये हमारा एक प्लाज्मा, कलर ही चेंज नहीं किया, तुमने बोला भी नहीं कि मैम कलर तो चेंज कर लो, दिखेगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए ये हमने, अरे भाई क्या बात है, ये हमने एक हमारा वाहक ले लिया, ये हो गया इसकी चिन्हित साइन। ये कौन सा हो गया इसका? चिन्हित, है ना, चिन्हित साइन। ये हो गई इसकी आरी साइट। ठीक है, आरी साइट हो गई। फिर यहां पर अलग अलग चीजें। अभी अपन को जो मेन मुद्दा पढ़ना है वो समझ लो। ये जो चीज है बच्चों, इतना मान लो, ये वाला जो पार्ट है मैंने इतना, ये वाला पार्ट मैंने यहां जोड़ना है, इस वाले डीएनए के साथ जोड़ना है। इस वाले पार्ट को मुझे इस डीएनए के साथ जोड़ना है। ये अपना जो कटा वो, और इसके साथ ये मार्कर, ये चिन्हित निशान। अब तुम बोलोगे मैडम ये मार्कर की जरूरत क्या पड़ी? हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो पार्ट है ये इसके साथ जुड़ गया है? हमें कैसे पता लगेगा? भैया जब भी मर्ज हो जाएगा और ये चीज नहीं रहेगी और ये दोनों एक जैसे हो जाए, ये दोनों एक जैसे हो जाए, तुम पता लगा पाओगे क्या पुराना डीएनए और नया डीएनए कौन सा है? ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? समझ रहे हो ये चीज? इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मार्कर की जरूरत पड़ेगी। ये मार्क करता है, ये चिन्हित करता है कि तुमने ये वाला डीएनए सेगमेंट उस वाले डीएनए सेगमेंट के साथ जोड़ा है और ये जुड़ गया है और ये काम कर रहा है। जब ये गुणन करेगा तो हमें पता लग जाएगा मार्कर की सहायता से, हाँ ये 1 से 4 हो गए हैं, ये 1 से 4 हो गए हैं। तो मार्कर जीन बहुत जरूरी है एक वाहक में। क्लियर बात? आगे देखो, इनमें एक चिन्हित स्थल मार्कर साइट होनी चाहिए जो रूपांतरित कोशिकाओं के चयन में सहायक हो। अरे आइसोलेट कैसे करोगे आगे जाकर के कि ये वाली कोशिका तुमने जोड़ी है, सॉरी ये सेगमेंट तुमने जोड़ा है, इसी मार्कर के द्वारा तो पता लगाओगे ना, मार्क कर दोगे ना, किस चीज को जोड़ दोगे, हाँ या ना। अब इसके द्वारा रूपांतरण सरल व दक्ष हो। जो भी तुमने इसमें रूपांतरण किया है, इस वाहक के द्वारा मॉडिफिकेशन किए हैं, वो नॉर्मल एकदम सिंपल होने चाहिए, जो समझ में आ जाए। समझ में आया? वांछित विजातीय डीएनए, जो हमको एक डिजायर्ड डीएनए चाहिए, टारगेट डीएनए चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक वाहक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है, जो नियामक अवयव होने चाहिए। अब देखो कहाँ गया अपना वो। अब क्या हुआ, यहां पर ये क्या है? प्रमोटर। प्रमोटर बोला उसने, है ना, और एक होना चाहिए ऑपरेटर। ये ऑपरेटर और प्रमोटर क्यों होने चाहिए? ये ऑपरेटर और प्रमोटर क्यों होने चाहिए? बच्चों कभी रेप्लिकेशन पढ़ा है क्या?
देखो रेप्लिकेशन पढ़ते हो तो उसमें आपको पता है, प्रतिकृतिकरण पढ़ते हो जब, उसमें आपको पता है कि एक प्रमोटर जो होता है, प्रमोटर साइट होती है, उस पे आकर के आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है ना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। पता है क्या ये बात? देखो ये बात नहीं पता है तो समझ लो वापस से, मैं समझा रही हूँ मैं, ठीक है, डरने की बात नहीं, मैं समझा रही हूँ, सुनो, लेकिन सुनना पड़ेगा। एक और वो ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, आप सोचते रहो कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं नहीं चाहती ऐसा। यहाँ पर क्या होता बच्चों, ऐसे समझ लो एक बार, ठीक है, यहाँ पर अपने पास एक प्रमोटर होता है, P फॉर प्रमोटर, यहाँ पर होता है O फॉर ऑपरेटर, ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, है ना। समझ लो एक बार, समझ लो कि एक डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, एक डीएनए से प्रोटीन। भैया तुम जो भी डीएनए जोड़ रहे हो, यदि वो प्रोटीन नहीं बनेगा, भैया करते हो ना रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पहले क्या बनाओगे, डीएनए बनाओगे, फिर एमआरएनए बनाओगे, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनाओगे। ये चीज़ तो पढ़ा है, सेंट्रल डॉगमा, ये नाम सुना है, वही चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। जब तक इस प्रमोटर पे कोई डीएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा या आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा तो ये प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोट ही नहीं करेगा। भाई प्रमोटर क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, यानी कि उसको पुश कर रहा है कि तुम आगे जाओ और एमआरएनए बनाओ, आगे जाओ और एमआरएनए बनाओ। फिर ये क्या करेगा, प्रमोटर पे काम करेगा, प्रमोटर ऑपरेटर को बोलेगा ऑपरेट कर, ऑपरेट करके एमआरएनए ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। स्ट्रक्चरल जीन ने क्या किया, प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। तो प्रमोटर और ऑपरेटर होना बहुत जरूरी है। आएगा कहाँ से एंजाइम, जुड़ेगा कहाँ से एंजाइम, और कहाँ ऑपरेटर को बोलेगा और कहाँ स्ट्रक्चरल जीन से प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन ही नहीं बना रहा तो डीएनए आरएनए बनने की कोई मतलब ही नहीं है। भाई प्रोडक्ट तो बनाओगे ना, तुम कोई भी चीज़ करोगे। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ हुई अपने पास, एक प्रमोटर चाहिए, एक ORF इंसर्ट चाहिए अपना, ये एक फ्रेम होता है, और अभी तो समझ लो ऑपरेटर टाइप से, ठीक है। ई कॉलाई में प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार के वाहकों का प्रयोग किया जाता है। जो ई कॉलाई है वो सबसे अच्छा बैक्टीरिया, सबसे अच्छा बैक्टीरिया जिस पे बहुत सारे काम होते हैं क्लोनिंग के, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, आरडीटी के लिए भी और हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, हमारी बायोटेक्नोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिस पे कार्य किया जा सकता है। तो इसमें जो नेचुरल जो होते हैं और जो सिंथेटिक होते हैं वो दोनों, जो मतलब आर्टिफिशियल जो वेक्टर्स होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं ई कॉलाई पे, ठीक है। इनमें प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाहक है ई कॉलाई में कौन कौन से, प्लाज्मिड, ये वेक्टर का नाम है, जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड, 3 प्रकार के वेक्टर ये वाहक है जो आराम से ई कॉलाई में कार्य कर सकते हैं। ई कॉलाई क्या है, जीवाणु है ना। ये तीनों वेक्टर जो है इसमें आराम से कार्य कर सकते हैं। प्लाज्मिड पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मिड। 1952 में सर्वप्रथम लेडरबर्ग, इंपॉर्टेंट है नाम पढ़ लेना, लेडरबर्ग ने इसको जीवाणु कोशिका के अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में जाना। अब प्लाज्मिड की परिभाषा याद कर लो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, है ना, इधर लिख रही हूं इंग्लिश में, जैसे याद हो वैसे याद कर लेना, इंग्लिश में चाहो हिंदी में याद चाहो जैसा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या फिर अतिरिक्त गुणसूत्र क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या फिर अतिरिक्त गुणसूत्र को ही प्लाज्मिड कहते हैं। यानी कि मान लो ये
कोई बैक्टीरिया है, ये इसका गुणसूत्र है, ये इसको या फिर इसका जीनोमिक मटेरियल है, इसके अलावा कोई हमारे पास एक्स्ट्रा गुणसूत्र है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। इनकी निम्न विशेषताएं होती हैं। ये जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाते हैं, ठीक है। ये वृत्ताकार तथा द्विरज्जुकी या सर्पिलाकार अणु होते हैं। या तो ये वृत्ताकार होंगे, है ना, या फिर ये वृत्ताकार होंगे, या फिर ये द्विरज्जुकी होंगे, या फिर ये सर्पिलाकार होंगे, ठीक है। ये अपनी पुनरावृत्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये अपना गुणन कर लेंगे, ये बार बार अपने आप को रिपीट कर सकते हैं, अपनी जेरोक्स खुद बना सकते हैं, ये अपनी कार्बन कॉपी खुद बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर? ये जीवाणु की वृद्धि व उसको जीवित रखने में कोई योगदान नहीं देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इनकी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है भाई। एक्चुअल जीनोम जो है उसके एक्स्ट्रा गुणसूत्र हैं ये, तो हमें नहीं चाहिए इसका, ये जीवित रखने में इतना योगदान नहीं दे रहे हैं, तो हमने इसका और तरीके से एक वाहक के रूप में योगदान लिया। इनमें विशिष्ट प्रतिबंध स्थल, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जहां वांछित जीन का निवेश कराया जा सकता है। ये देखो प्लाज्मिड दिख रहा है तुम्हें, प्लाज्मिड ये जीवाणु का गुणसूत्र है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मिड। ये गोलाकार हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है। क्लियर? इनमें चिन्हित स्थल मार्कर साइट भी उपलब्ध होते हैं, बहुत जरूरी है। पता कैसे लगाओगे कहां तक पहुंचा अपना वाहक? प्लाज्मिड में 3 जीन से लेकर 1000 जीन तक हो सकते हैं। जो प्लाज्मिड है उसमें 3 जीन से लेकर के बहुत सारे जीन जो हैं हो सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला जो प्लाज्मिड है उसका नाम है PBr 322 या PBr 322, PBr 322, ठीक है। इस प्लाज्मिड में, किस प्लाज्मिड में? इस प्लाज्मिड में 2 चिन्हित स्थल होते हैं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन TET का मतलब है टेट्रासाइक्लिन, R यानी रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधी, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी यानी कि TETR, फाइन। और दूसरा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यानी कि एम्पिसिलिन AMP प्रतिरोधी यानी कि R, टेट्रासाइक्लिन TETR, ठीक है, एम्पिसिलिन R। ये देख रहे हो तुम, ये चित्र दिख रहा है तुमको, ये वाले चीज क्या है? एम्पिसिलिन, है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, TET टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। इनमें 12 भिन्न रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अभिज्ञान स्थल होते हैं। 12 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कहीं और होगी, ठीक है। ऐसे करके 12 भिन्न रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होती हैं। विजातीय डीएनए को टेट्रासाइक्लिन R व एम्पिसिलिन R जीन के बीच में, इस यहां एम्पिसिलिन से लेकर के टेट्रासाइक्लिन के जीन के बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से कट करके दूसरे एंजाइम में डाला जाता है, और दूसरे जीव में डाला जाता है, एंजाइम में नहीं। कलर चेंज कर लूं। प्लाज्मिड में वांछित जीन के निवेश के लिए, है ना, प्लाज्मिड में वांछित जीन, अब प्लाज्मिड में आप क्या करोगे? वांछित जीन डालोगे, अभी देख रहे हैं अपन इस डायग्राम में, ठीक है। वांछित जीन के निवेश के लिए सर्वप्रथम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काट कर रेखिक कर लिया जाता है। देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूं एक बार, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? हमारा सर्कुलर प्लाज्मिड है। हमको इसको क्या करना पड़ेगा? E को R1 से काट के लीनियर करना पड़ेगा। क्या कर लिया? लीनियर कर लिया, रेखिक कर लिया, है ना, रेखिक कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ये कौन सा है? विजातीय जीन, यानी कि जो हमें इसमें जोड़ना है विजातीय जीन है। ये विजातीय जीन अपन इसमें अब ऐड करेंगे, यहां पर ऐड कर दिया। ये देखो ऐड करने के बाद ये कौन सा हो गया हमारा? प्लाज्मिड,
और ये हमारा टारगेट डीएनए है ना, जिसको हमें जोड़ना था, और लाइगेज एंजाइम से जोड़ा। आया समझ में? इसके बाद दोनों सिरों को जोड़ते हुए जो डीएनए है हमारा प्लाज्मिड वाला और एक विजातीय डीएनए जो प्लाज्मिड वाला है और एक विजातीय डीएनए है, इसके बीच में लगभग 5 से 10 केबी, ये जो गैप है बच्चों ये कौन सा है? 5 से 10 केबी है। 5 से 10 केबी लंबा वांछित डीएनए एक खंड जोड़ लेते हैं। सॉरी, मैंने एक चीज गलत बोल दी, सॉरी बच्चों। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो विजातीय डीएनए है ना, गलती हो गई मेरे से, ये विजातीय डीएनए है, इसकी जो ये कितना बड़ा हो सकता है? ये हो सकता है 5 से 10 जो है किलो बेस हो सकता है। कितना हो सकता है? ये विजातीय डीएनए मतलब ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये कितना होना चाहिए? 5 से 10 केबी इसमें आ सकता है। 5 से 10 केबी इसकी क्षमता है कि इतना विजातीय डीएनए को ग्रहण कर सकती है, समावेश कर सकती है अपने अंदर। ठीक है। द्विगणन की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त ये कौन सी गुणसूत्रीय संरचना जो है उसको प्लाज्मिड या अधिकाय कहते हैं। प्लाज्मिड और अधिकाय में डिफरेंस समझ लो आप। देखो, स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करने वाली संरचना, ये जो संरचना है ये क्या करेगी? स्वतंत्र रूप से गुणन कर लेगी, इजीली, आराम से अपनी मर्जी से गुणन करेगी। तो ये जो संरचना ये कहलाएगी प्लाज्मिड। ठीक है। एक होता है एपिजोम, जीवाणु के मुख्य गुणसूत्र से जुड़े रह करके, ये प्लाज्मिड, ये है जीवाणु का मुख्य गुणसूत्र, इससे जुड़े रह करके, ये इससे जुड़ा हुआ है ना, और उनके साथ ही गुणन करे। देखो, ये 2-3 बंदे हैं अपने पास, एक है अपना मेन मुद्दा यानी कि मेन जीनोम, उससे एक चीज जुड़ी हुई है, जैसे ये मेन जीनोम है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये जहां जाएगा इसको यहीं जाना पड़ेगा। ये अपनी इच्छा से कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो एपिजोम अपनी इच्छा से गुणन नहीं कर सकता, वो इसी के आधार पर गुणन करेगा। चूंकि प्लाज्मिड जो है अलग है, एक्स्ट्रा है, ये अलग है, आराम से जहां जाएगा वहां जाएगा, अपनी मर्जी से घूमेगा, इसके पीछे कोई मतलब नहीं है ना, तो ये आराम से गुणन कर सकता है। जो आराम से स्वतंत्रता से गुणन कर सके वो प्लाज्मिड है, और जो मेन गुणसूत्र के साथ जुड़ा रह करके उसके साथ ही द्विगुणन करे वो एपिजोम है या अधिकाय है। क्लियर बात? खत्म, ये वाला पार्ट खत्म अपना। अब हमको क्या करना है बच्चों? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ें मैं बोलती हूँ उसके नोट्स बनाते जाओ। बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा, मैं सच कह रही हूँ। कम से कम इन चैप्टर्स में तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। थोड़ी देर बाद में जब तक ये चीज़ें नहीं बनाओगे ना अपने हिसाब से, लिखोगे नहीं, तब तक थोड़ी देर बाद में भूल जाओगे। ये चित्र देख करके नहीं समझ में आती चीज़ें, समझाने पर, लिखने पर ही ये याद रहेगा, अदरवाइज ये भूल जाओगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चीज़ें याद करने के लिए नोट्स ज़रूर बनाएं। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि हाँ मैम हमें इस तरीके से समझना है या हमें यहाँ समस्या आ रही है, मैं सॉल्व करूँगी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। समझ रहे हो? प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मानो नोट्स बना लो, कोई समस्या है तो बता दो। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ में, जब तक धन्यवाद।